वेरी गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? स्टीयरिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ गुड स्टीयरिंग। क्या है स्टीयरिंग का पहला काम? कि जब पहिए सड़क पे चल रहे हों तो उनको एक एंगुलर एक कोण देना और पहिया घूमता हुआ भी रहे और उसे टर्न भी मिले, ताकि कोई टर्न कॉर्नर हम पूरा कर सकें। ये काम स्टीयरिंग बहुत सारे लिंकेजों के साथ मिलकर, जो स्टीयरिंग व्हील है उसकी क्या है, उसकी जो है रोटरी मोशन है, और जो पहिया खुल रहा है वो सिर्फ एक एंगल तक खुल रहा है। यानी स्टीयरिंग व्हील की रोटरी मोशन को यह लिंकेज की सहायता से पहिए की एंगुलर मोशन में कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है। स्टीयरिंग व्हील तो चल रहा है रोटरी मोशन, स्टीयरिंग को घुमाना पड़ता है। बाइक की तरह खाली एंगुलर मूवमेंट नहीं है, यहाँ पर क्या है, रोटरी मोशन देना पड़ता है स्टीयरिंग व्हील को, और पहिए खुलते हैं एक परफेक्ट एंगल में, जो होता है 39 to 41 डिग्री, मैक्सिमम 45 डिग्री तक ही पहिया खुल सकता है। अब मैंने लिखा है आज व्हील अलाइनमेंट। व्हील अलाइनमेंट का संबंध है स्टीयरिंग ज्योमेट्री से। पहिया जब सड़क के ऊपर चल रहा होता है उसको एकदम सीधा स्ट्रेट लंबवत होना चाहिए, उसको तिरछा नहीं चलना चाहिए, यानी वो अंदर की तरफ को भी बैठा हुआ नहीं होना चाहिए, या वो ऊपर से अंदर की तरफ को झुका हुआ भी नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल लंबवत होना चाहिए, ताकि उसे परफेक्ट रोलिंग मिले टायर को और स्टीयरिंग आसान हो। स्टीयरिंग का मुख्य जो उद्देश्य है वो है डायरेक्शनल स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल। डायरेक्शनल स्टेबिलिटी ड्यूरिंग स्ट्रेट हेड पोजीशन, डायरेक्शनल स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल ड्यूरिंग कॉर्नरिंग। मोड़ों पर भी वाहन का स्थायित्व होना चाहिए, दिशात्मक स्थायित्व तथा दिशात्मक नियंत्रण। कंट्रोल का मतलब है नियंत्रण, जितने में काटना है, गाड़ी को कटना है, उतने में उसे घूम जाना चाहिए। और क्या क्या चीजें बताई गई कि स्टीयरिंग इतना ज्यादा भारी भी नहीं होना चाहिए कि ड्राइवर चलाते समय उससे थक जाए, और जब ड्राइवर थकेगा तो दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यहाँ पर जो व्हील अलाइनमेंट है, पोजिशनिंग ऑफ द स्टीयर्ड व्हील्स टू अचीव द फॉलोइंग, ये चीजें मिलनी चाहिए। व्हील अलाइनमेंट का जो एक ये रिलेशनशिप है, जो सस्पेंशन पार्ट्स हैं, जो फ्रंट एक्सल के पार्ट्स हैं, सड़क पे पहिया है तो पहिए के साथ इनके कुछ विशेष कोण हैं, जैसे कि कैम्बर एंगल है, कास्टर एंगल है, किंगपिन इंक्लिनेशन है, स्टीयरिंग एक्सिस एंगल है, कंबाइंड एंगल है, टो इन टो आउट। ये सारी चीजें स्टीयरिंग जियोमेट्री में आती हैं। ये चैसी के सापेक्ष, चैसी, एक्सल, व्हील्स की सेंटर लाइन, सस्पेंशन पार्ट्स, स्टीयरिंग के पार्ट्स जैसे कि बॉल जॉइंट्स, फ्रंट एक्सल का जो मेन बीम है उसके साथ लगी हुई स्टब एक्सल है, स्टब एक्सल जुड़ता है किंगपिन के साथ, और उस किंगपिन का पहिए की जो सेंटर लाइन होती है उसके साथ एक कोई कोण बनता है, उसको कहते हैं किंगपिन इंक्लिनेशन। किंगपिन वो सीधी नहीं रखी जाती, बल्कि वह चैसी की तरफ को थोड़ा सा अंदर की तरफ को झुकी भी रहती है, और जब उससे हम सेंटर लाइन खींचेंगे तो वह पहिए की मध्य रेखा के साथ मिलेगी। साथ में वो सड़क पर भी मिल सकती, सड़क के अंदर भी कहीं मिल सकती है, ठीक है, पर वो मिलेगी जरूर। वो एक सीधी रेखा है, एक तो सीधी रेखा है और दूसरी त्रियक रेखा है, तिरछी रेखा है, वो उसे काटेगी जरूर। समझ में आ रही बात? तो ये सारे कोण और उनका एडजस्टमेंट ये सब होती है स्टीयरिंग जियोमेट्री। तो व्हील अलाइनमेंट जो एक बहुत ही गहन एक विषय है,
इसके लिए आजकल व्हील अलाइनमेंट, कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट मशीन है जो कि आ चुकी है, हमारी इंस्टॉल होगी। तो व्हील अलाइनमेंट करना भी हम तुम्हें सिखाएंगे, तो वो पूरी तरह से इंस्टॉल हो जाएगी। तो जो व्हील अलाइनमेंट है उसका जो फर्स्ट है डायरेक्शनल स्टेबिलिटी ड्यूरिंग स्ट्रेट हेड पोजीशन। जब स्ट्रेट हेड पोजीशन में वाहन चल रहा होगा तो मैंने क्या बोला कि उसके टायर जो है वो लंबवत होने चाहिए। समझ में आ रही बात? यदि वह इस पोजीशन में चलेंगे तो वो ट्रंकॉइड की तरह चलेंगे, जैसे कि शंकुछिन्नक की तरह। वो कभी बाहर की तरफ टायर घिसेगा और कभी वह अंदर की तरफ टायर खींचेगा। टायर, ये टायर है, ये टायर के शोल्डर हैं, कंधे जैसे कि हमारे कंधे हैं। ये पूरा हिस्सा सड़क के साथ कांटेक्ट होना चाहिए और ये सीधा इस पोजीशन में हम चलना चाहिए, तब ये इजीली रोटेट होगा और इसमें समान घिसावट होगी। यदि यह इस तरह से चलेगा सड़क पे तो डायरेक्शनल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, वाहन एक सीधी रेखा में नहीं चलेगा और यह टायर बाहर का कंधा ज्यादा खींचेगा। और यदि यह टायर ऐसी पोजीशन में लगा होगा और ऐसे घूमेगा तब यह अंदर की तरफ से खींचेगा और डायरेक्शनल स्टेबिलिटी भी नहीं मिलेगी और कंट्रोल भी नहीं रहेगा। समझ में आ गया? तो पहिया हमेशा सड़क के लंबवत रहना चाहिए, वो इस तरह से झुका हुआ बाहर की तरफ भी नहीं और अंदर की तरफ भी नहीं, ऊपर से भी नहीं, नीचे से भी नहीं, आगे से भी नहीं और पीछे से भी नहीं। यदि यह पहिया, दोनों पहिए और क्या क्या चीजें हैं जो चेक करनी होती है। ये लेफ्ट साइड का व्हील है तो एक राइट साइड का भी व्हील है। इस व्हील की एक ये सेंटर लाइन है, सेंटर थ्रेड है। कैसे निकालेंगे इसकी सेंटर लाइन? इसकी पूरा शोल्डर टू शोल्डर हम इसकी चौड़ाई को नाप लेंगे। इसकी चौड़ाई टायर में कहीं पर लिखी हुई है, कहीं पर लिखी हुई है टायर में। क्या लिखा है ये? नहीं दिख रहा। 175 7 OR 13 175/70, उसके बाद R 13। तो ये जो ये 175 है ये शोल्डर टू शोल्डर की इसकी चौड़ाई है। समझ में आई? ये शोल्डर से शोल्डर तक 175 मिलीमीटर चौड़ा है। ये टायर का स्पेसिफिकेशन है। और ये जो 70 mm है वो इसके शोल्डर से लेकर ये कहलाता है बीड। इतना हिस्सा रहता है ये रिम के अंदर दबा हुआ, यहां से यहां तक ये 70 मिलीमीटर, 70 मिलीमीटर। इसका और इसका अनुपात कहलाता है आस्पेक्ट रेशियो। क्या कहलाता है? आस्पेक्ट रेशियो। जब टायर पढ़ाऊंगा तो उसमें फिर से बताऊंगा ये चीज। टायर ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर दोनों मेजरमेंट एक साथ चलते हैं, मीट्रिक सिस्टम भी और सेंटीमीटर इंच सिस्टम भी, एफपीएस सिस्टम भी। इसमें जो ये टर्म्स यूज किए गए हैं इसमें ये 175 और 70 तो ये मिलीमीटर में है, बट R13 जो लिखा वो 13 इंच उसका इसका व्यास है। ओ सॉरी, त्रिज्या है वो R। समझ में आई? इसके जो यहां से यहां तक ये त्रिज्या है ये है 13 इंच। ठीक है? तो इसकी जो मेजरमेंट होती है उसमें कहीं पर एक मिलीमीटर और इसी के बीच में इंचेस में भी होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है।
सारा वाहन ऑटोमोबाइल तभी है जब उसमें टायर हैं, और टायर नहीं है तो फिर वो स्टेशनरी इंजन है, फिर वो ऑटोमोबाइल नहीं है। समझ में आ रही है? और फ्रंट व्हील ही स्टीयर होने हैं। अच्छा, ये जो इसके एलिमेंट हैं इसे हम बाद में भी डिस्कस करेंगे जब हम व्हील्स एंड टायर्स पढ़ेंगे। ये जो दोनों टायर हैं फ्रंट के लगे हुए और इसका 175 mm चौड़ाई है, तो इसका सेंटर लाइन कहां पर आएगी? 175 बाई डिवाइडेड बाई 2, ये सेंटर लाइन है में। और ऐसे ही एक साइड में दूसरा टायर लगा हुआ है राइट साइड में, उसकी भी एक सेंटर लाइन है। इन दोनों सेंटर लाइनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? व्हील ट्रैक फ्रंट। गुड। ये दो फ्रंट व्हील है, इनके सेंटर की बीच की दूरी कहलाती है व्हील ट्रैक। ये दोनों टायर एक दूसरे के समानांतर होने चाहिए, ऑलवेज एक दूसरे के समानांतर होने चाहिए, चाहे आगे के हैं चाहे पीछे के हैं। यानी दो, एक आगे का एक पीछे का और लेफ्ट साइड का, ठीक उसके समानांतर राइट साइड का फ्रंट और रियर होना चाहिए। और ये एक ही सरफेस में एक ही लाइन में होनी चाहिए। ये ऐसे नहीं होनी चाहिए कि ये चार टायर हैं, ये चार टायर हैं तो ये वाला हिस्सा मैंने देख रहे हो, यहां ये टायर की सीध में ये वाला टायर नहीं है, बल्कि ये थोड़ा सा पीछे है या ये थोड़ा सा आगे है। होने चाहिए ये दोनों एक सीध में ऐसे, पर जब ये थोड़ा सा आगे पीछे है तो ये कहलाता है सेटबैक। क्या कहलाता है? ये टर्मिनोलॉजी देख लो बेटा, ये कहलाता है सेटबैक। देयर शुड नॉट बी एनी सेटबैक। प्रकार के फ्रंट व्हील में किसी भी प्रकार का सेटबैक नहीं होना चाहिए, परंतु कुछ निर्माता 6 mm तक सेटबैक को मानते हैं, मतलब ये टॉलरेंस मानते हैं, ये चलेगा भी। बट इंडियन कार्स में और ट्रक्स में, चाहे वो टाटा की हो चाहे वो अदर कोई भी मैन्युफैक्चरर हो, यहां ये सेटबैक नहीं। और ये जो टायर फिट हैं ये कहां फिट हैं? ये एक्सल के साथ, एक्सल के एक एंड में फिट हैं, और ये सारा कुछ हुआ है चेसी के साथ। ये चेसी की सेंटर लाइन है, इसके साथ एक तो अगले पहिए एक सीध में होने चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, पिछले पहिए भी एक दूसरे के सीध में होने चाहिए और एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, समानांतर होने चाहिए। कोई भी एक्सल आगे पीछे आड़ा तिरछा नहीं होना चाहिए। यदि यह एक्सल ऐसा हो जाएगा तो यहां ये चेसी के साथ में कोण बनाएगा, ये कोण कहलाता है थर्स्ट एंगल। क्या कहलाता है? थर्स्ट एंगल। मैंने इसको थीटा बना दिया है, ये है थर्स्ट एंगल। Here it should be 0। थर्स्ट एंगल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि थर्स्ट एंगल है, ये तब होगा जब वहां आमने सामने से भिड़ा होगा,
या तो किसी पेड़ से टकराया होगा, उस कारण ये एक्सल बीम के टेढ़े हो जाने के कारण, सस्पेंशन पार्ट के टेढ़े हो जाने के कारण, तब ये एक फर्स्ट एंगल बनता है सेंटर लाइन के सापेक्ष। इसमें वाहन सीधी लाइन में सीधा चलेगा ही नहीं, वो डॉग ट्रैक में चलेगा। डॉग ट्रैक, कुत्ते को दौड़ते हुए देखा? कुत्ता सीधी लाइन में नहीं दौड़ता, कुत्ता ऐसे ऐसे दौड़ता है, वलयाकार पथ में दौड़ता। देखना घर में अपने कुत्ते को भगाना या दूर रखना, उसको फिर बुलाना, जब वो दौड़ता हुआ आएगा तो देखना वो कैसे चलता है। वो सीधा नहीं चलता, बल्कि वो यूं लहराता हुआ दौड़ता। वो डॉग ट्रैक में नहीं चलनी चाहिए गाड़ी। या फिर ये वाहन सड़क पे थोड़ा सा बिट डायगोनल चलेगा, जबकि चलना कैसे चाहिए इसको? वाहन को चलना चाहिए सड़क पे ऐसे सीधी सड़क पे सीधा चलना चाहिए, पर वो वाहन थोड़ा सा तिरछा चलेगा। कारण क्या होता है? ये फर्स्ट एंगल के कारण। समझ में आ रही? इस सेटबैक के कारण भी डायरेक्शनल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, कंट्रोल नहीं मिलेगा। तो जो व्हील अलाइन, जो भी पहिए सड़क पे चल रहे हों, जब वो व्हाइल इन मोशन जब चल रहे हों, वह सीधे चले, उसके टायर के दोनों कंधे रोड के साथ संपर्क बनाए हुए रखें, ताकि टायरों में घिसावट कम से कम हो और यूनिफॉर्म हो, बराबर हो। परफेक्ट रोलिंग कंडीशन मिले, जब वाहन के पहिए सीधा सड़क पे चलेगा तो ये परफेक्ट रोलिंग कंडीशन मिलेगी। पर जब ये तिरछा ऐसे बाहर की तरफ को झुका हुआ या अंदर की तरफ को झुका हुआ होगा तो ये रोल करने में इजीली रोलिंग नहीं मिलेगी, जिस कारण से ये एक साइड से तो घिसेगा। जब इस साइड से घिसेगा तो यहां से ये पंख की तरह निकल जाएगा, फेदर लाइक कंडीशन होगी, वो रोइंग के कारण। नेक्स्ट है रिकवरी आफ्टर कंप्लीटिंग द टर्न। जब टर्न कर लिया, हमने मोड़ काट लिया और उसके बाद स्टीयरिंग व्हील को छोड़ा, तो स्टीयरिंग व्हील वापस अपने आप अपनी जगह पर आ जाना चाहिए, सेंटर पे आ जाना चाहिए स्टीयरिंग व्हील, और वाहन का टायर भी सीधा हो जाना चाहिए। टर्न पूरा होते ही स्टीयरिंग को छोड़ेंगे हल्का सा उसके ऊपर से, तो स्टीयरिंग व्हील वापस अपनी पोजीशन में आ जाना चाहिए सेंटर में, और पहिए भी सीधे हो जाने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है रिकवरी आफ्टर कंप्लीटिंग द टर्न। तो जो व्हील अलाइनमेंट, द टर्म व्हील अलाइनमेंट इज यूज्ड इन कनेक्शन विद द स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल ऑफ द व्हीकल व्हाइल इन मोशन। जब वाहन चल रहा हो तो उसको डायरेक्शनल स्टेबिलिटी भी मिले और डायरेक्शनल कंट्रोल, दिशात्मक नियंत्रण भी होने चाहिए, ताकि टर्न पूरा करते ही वाहन फिर से सीधा हो जाए। ये नहीं कि मुड़ा ही रह गया, स्टीयरिंग व्हील छोड़ दिया, मगर ना तो स्टीयरिंग व्हील अपनी जगह पे आया, ना ही टायर अपनी जगह पर आया। यही सब करने के लिए इतना सारे एंगल रखे जाते हैं। ठीक है। फैक्टर्स ऑफ व्हील अलाइनमेंट। व्हील अलाइनमेंट को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, पहला कारक है टो इन एंड टो आउट। तो इन पोजीशन होती है जब ये पहिए, दो पहिए हैं, दूसरा टायर भी लिया वहां से, जब दोनों टायर वाहन में लगे हुए हैं, समझ लो इसको, जब हम वाहन को आगे से देख रहे हैं तो जब ये ऐसे अंदर की तरफ को झुके हुए हैं, तो ये पोजीशन है तो इन की, ये होनी चाहिए एकदम सीधे, पर ये हो रहे हैं अभी ऐसे, तो ये पोजीशन है टो इन। यदि यह आगे से बाहर की तरफ को फैले हुए हैं तो ये है टो आउट। ये रखी जाती है, टो इन टो आउट रखी जाती है। क्यों रखी जाती है उस पर हम आगे बात करेंगे।
परंतु यह जो निर्धारित मात्रा है उससे ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए। तो इन रखी जाती है, वो इसलिए रखी जाती है क्योंकि जब वाहन खाली रहता है तो उस समय जो उसके सस्पेंशन पार्ट्स हैं, चाहे आगे वो सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग्स लगी हुई हैं, तो वह सेमी इलिप्टिकल फॉर्म में होती है, पर जब उस पर लोड डाला जाता है तो यह अपना इसके आकार में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। उस परिवर्तन के कारण यदि इसमें टो इन रखा हुआ है तो ये पहिए खुद ब खुद सीधे हो जाते हैं। समझ में आ रही? आगे करेंगे इस बात को। टो इन मतलब जब अगले पहिए दोनों आगे से अंदर की तरफ को, यानी चैसी के सेंटर लाइन की तरफ को झुके हुए हो, वो पोजीशन होती है टो इन की। जब आगे से देखने पर अगले पहिए चैसी के सेंटर लाइन से दूर जा रहे हैं, बाहर की तरफ को जा निकले हुए हैं, तो ये पोजीशन होती है टो आउट। टो इन और टो आउट दोनों ही पोजीशन अवांछनीय हैं। वाहन के रोलिंग टायर के लिए ये दोनों ही पोजीशन अवांछित हैं। कैसे चलना चाहिए पहिया? एकदम सड़क के लंबवत सीधा। ये यदि ऐसे चलेगा तो ये अंदर की तरफ, ये अंदर के कंधे साफ हो जाएंगे, जैसे इसके हो गए साफ। ये अलाइनमेंट आउट हो जाने के कारण, गड्ढों में टायर जाने के कारण ये पूरा का पूरा अंदर की तरफ से चट गया। और ये अंदर की तरफ से न सिर्फ चटता है, ये कैम्बर की वजह से हुआ है, यहां पर जो ट्रेड ब्लॉक्स हैं ये पंख की तरह आ जाएंगे बाहर की तरफ को, फेदर लाइक कंडीशन। फेदर देखो, फेदर मतलब पंख। मुर्गे के पंख तो देखे होंगे, मुर्गा तो खूब दबा के खाते हुए, वो पंख की तरह ही फैल से जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई। सेटबैक क्या है, टो इन क्या है, टो आउट क्या है, और फर्स्ट एंगल क्या है। ज्योमेट्री है, जल्दी से खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर्स हैं व्हील अलाइनमेंट के, पहला क्या है? देयर शुड नॉट बी एनी सेटबैक, देयर शुड नॉट बी एनी फर्स्ट एंगल, और न ज्यादा टो इन और न ज्यादा टो आउट। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं जो कि व्हील्स के सापेक्ष पहियों की क्या कंडीशन है। फर्स्ट, व्हील बैलेंसिंग। यदि पहिए बैलेंस नहीं होंगे, व्हील बैलेंसिंग, ये जो टायर हैं, ये टायर फिट किस में है? रिम के ऊपर फिट है। रिम के साथ टायर फिट हो जाता है तो कंप्लीट हो जाता है, फिर वो हो जाता है व्हील्स एंड टायर्स। ये रिम के ऊपर जब फिट हो जाता है और जब वाहन चल रहा होता है तो कभी उखाड़ पे चढ़ता है, कभी गड्ढे में जाता है, कभी सड़क के किनारे पत्थर होते हैं दिखता नहीं है, बहुत कुछ होता है। उस कारण से ये रिम टेढ़े हो जाते हैं। वो जब तेजी से गड्ढे में जाते हैं तो वो थ्रस्ट पड़ता है, उस पे एक वर्टिकल लोडिंग पड़ती है, शियर भी है, जिस वजह से वो रिम टेढ़े हो जाते हैं। तो जब भी कोई भी वस्तु अपने धुरे पर घूम रही है, टायर क्या कर रहा है? एक्सल के चारों तरफ घूम रहा है, और वो घूमने के कारण क्या होता है? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी पैदा होता है, जिसका प्रभाव होता है बाहर की तरफ को। स्यूडो फोर्स है, बट वो है तो सही फोर्स है, वो बाहर की तरफ को निकलता है, यानी वो केंद्र से बाहर की तरफ को लग रहा है बल। और उसके कारण जब ये किसी बम्प पे, किसी गड्ढे पे टायर टकराता भी है तब भी वाइब्रेशन करता है। तो जब पहिया बैलेंस नहीं होगा तो वो चलने में वॉबलिंग भी करेगा और वॉन्डरिंग भी करेगा, वो यूं 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 ऐसे ऐसे करेगा, और इसका जो भी झटका है वह स्टीयरिंग व्हील पे ड्राइवर फील करता है।
ड्राइवर को आता है वो सारा रिबाउंड जो है सड़क के झटकों का वो स्टीयरिंग व्हील के रास्ते से ड्राइवर को आता है। आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी कि इसको कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है, क्या क्या चीजें इस पे वो झटके स्टीयरिंग के ड्राइवर को फील ना हो, तभी पता चलता है कि ये अलाइनमेंट आउट हो गया है। ड्राइविंग करते समय पता चल जाता है कि व्हील अलाइनमेंट कराने की जरूरत है। और व्हील अलाइनमेंट करने से पहले कुछ चीजें हैं जो करनी चाहिए, उन्हीं में एक है व्हील बैलेंसिंग। अब हमारे पास व्हील बैलेंसिंग मशीन भी आ गई है और हमारे पास अलाइनमेंट मशीन भी आ गई है। तो सबसे पहले करेंगे व्हील बैलेंसिंग। टायर का इन्फ्लेशन प्रेशर अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर रखा जाएगा। उसके बाद फिर वाहन के अंदर एक निर्धारित लोड रखा जाएगा और तब जाकर हुई व्हील अलाइनमेंट। स्टीयरिंग ज्योमेट्री के जो भी एंगल्स हैं उसके बाद एडजस्ट होंगे। समझ में आ रही है? अभी तो वो एंगल आए नहीं है कहीं एक, तो स्टेप वाइज स्टेप चल रहा है। तो फैक्टर्स पर्टेनिंग टू द व्हील्स, द फर्स्ट इज व्हील बैलेंसिंग। क्योंकि व्हील जब कहलाएगा वो टायर, ये अभी ये सिंगल टायर है, ये न्यूमेटिक टायर है, इसमें हवा भरी जाती है। ये ट्यूबलेस टायर है मगर है कैसा टायर? न्यूमेटिक टायर। ये सॉलिड टायर नहीं है। कैसा है ये? न्यूमेटिक टायर है, इसमें हवा भरी है और ये फिट होता है एक रिम में। और उस रिम में सड़क के गड्ढों, उभार, पत्थर, कंकड़, कुछ भी कोई बड़ा सा पत्थर लग जाता है तब भी वो रिम टेढ़ा हो जाता है। फिर हम उसको पीट पाट के सीधा कर देते हैं परंतु वह बैलेंस नहीं हो पाता। उसके लिए फिर रिम में छोटे छोटे वेट लगाने पड़ते हैं, लटके, उनको लगा के व्हील बैलेंसिंग मशीन में से घुमाया जाता है। डायनेमिक बैलेंसिंग, तो घूमते समय पहिया वांडरिंग भी नहीं करना चाहिए, वॉबलिंग भी नहीं करना चाहिए। ना तो वो ऊपर से ऐसे ऐसे चलना चाहिए, ना ही आगे से इस तरह से चलना चाहिए, बल्कि वो क्या है अपने अक्ष में कितनी भी स्पीड से घूमे वो सीधा ही घूमना चाहिए। उसमें किसी तरह की थरथराहट नहीं होनी चाहिए। वो एडजस्ट होते हैं छोटे छोटे से वेट लगा के, सबसे पहले की जाती है व्हील बैलेंसिंग। समझ में आ रही? दूसरा फैक्टर है इसका इन्फ्लेशन प्रेशर। इन्फ्लेशन प्रेशर का मतलब है टायर प्रेशर। जो ये हवा भरी गई है ये कितनी है? 35 psi है, 30 psi है या 40 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्या है? वो होनी चाहिए कितना? एज पर मैन्युफैक्चरर। ये कहां पर लिखा रखा है? कारों में जैसे ड्राइविंग साइड का दरवाजा खोलते हैं हम, तो उसके साथ जो पिलर है उस पिलर के साथ एक लगी हुई है टिकड़ी सी, या कई जगह स्टिकर लगा हुआ रहता है कि फ्रंट टायर में 30 psi, रियर 32 psi, या 30, 35, 35, 30, 35, 40 psi, फ्रंट का अलग और रियर का अलग। और इन्फ्लेशन प्रेशर उतना ही होना चाहिए जितना कि मैन्युफैक्चरर ने रेकमेंड किया हुआ है। यदि हवा कम या ज्यादा है, ज्यादा हवा होगी तो इस पहिए का सिर्फ ये वाला हिस्सा सड़क के कांटेक्ट में आएगा, कांटेक्ट एरिया कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा करेगा। यदि हवा कम होगी तो ये दो शोल्डर टच करेंगे और ये बीच वाला हिस्सा टच नहीं करेगा। व्हीकल फुल टू एनी साइड हो जाएगा। जिस साइड का इन्फ्लेशन प्रेशर कम है वाहन उस तरफ को खींचने लगेगा। तो अलाइनमेंट करने से पहले व्हील बैलेंसिंग और टायर प्रेशर को एक्यूरेट एज पर मैन्युफैक्चरर कर देना चाहिए। थर्ड फैक्टर है इसका एडजस्टमेंट। सही एडजस्ट नहीं होंगे
तो इस वजह से भी वाहन आफ्टर ब्रेकिंग वो किसी भी तरफ को खींच सकता है। जब ब्रेक सिस्टम आएगा उसमें बताऊंगा कि मैं व्हीकल पुल टू लेफ्ट साइड क्यों पुल कर रहा है, लेफ्ट साइड, राइट साइड क्यों पुल कर रहा है, अबाउट टर्न कैसे हो गया, कैसे वो रोल हो गया, ये सब होते हैं ब्रेक पार्ट्स की वजह से। यदि ब्रेक पार्ट्स सही नहीं है तो वो पहिए को ड्रैग कर रहा है, पकड़ रहा है, ड्रम को घूमने नहीं दे रहा है, इंजन का टॉर्क को घुमाना चाह रहा है और पहिए घूम रहे हैं मगर कोई एक पहिया पकड़ कर रहा है, तो वो वाला टायर फ्री रोटेट नहीं करेगा। दिखाया था लिफ्ट पे उठा के। यदि ब्रेक सही एडजस्टमेंट नहीं होगा तो ब्रेक पुलिंग पे वाहन किसी भी दिशा को पुल करेगा, वो पहिया रोटेट नहीं करेगा, ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, टायरों में अनइवन घिसावट होगी, फ्यूल इकोनॉमी नहीं आएगी, तेल की खपत भी बढ़ेगी। तो व्हील अलाइनमेंट का संबंध स्टीयरिंग से भी है, सस्पेंशन पार्ट्स से भी है और ब्रेक एडजस्टमेंट से भी। समझ गए? जो नेक्स्ट है फैक्टर वो है सस्पेंशन। सस्पेंशन के पार्ट्स, यदि सस्पेंशन के आर्म्स टेढ़ी हो गई हैं तब भी व्हील अलाइनमेंट खराब हो जाएगा, तब भी पहिया अंदर या बाहर की तरफ से खिंचने लगेगा। यदि उसमें लगी हुई बुशिंग्स, रबर बुश, स्टील के बुशेस, ब्रॉन्ज बुशेस वगैरह, बियरिंग्स कुछ भी कट जाएंगे तो उस कारण भी टायरों में घिसावट आएगी, उस वजह से भी व्हील अलाइनमेंट प्रभावित होगा। इसलिए व्हील अलाइनमेंट करने से पहले सस्पेंशन सिस्टम का भी इंस्पेक्शन कर लेना चाहिए। यदि सस्पेंशन पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम है तो उसे भी तत्काल से दूर कर लेना चाहिए। सस्पेंशन पार्ट्स में बुशेज बर्नआउट हो सकते हैं, शॉक एब्जॉर्बर लीक हो सकता है, जो डैम्पर है, शॉक एब्जॉर्बर है, वो उसकी भी एक निर्धारित आयु है, उसमें लीकिंग हो गई, या जो स्प्रिंग्स हैं वो वीक हो गया, उसका टेंशन वीक हो गया। यदि लीफ स्प्रिंग्स हैं वो इलिप्टिकल, सेमी इलिप्टिकल फॉर्म में की बजाय वो स्ट्रेट हो गए, सीधे हो गए, तो इस वजह से भी स्टीयरिंग ज्योमेट्री पूरी की पूरी गड़बड़ हो जाती है और इस वजह से टायर की लाइफ भी अफेक्टेड होती है, वाहन की हैंडलिंग, डायरेक्शनल स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल दोनों ही खराब हो जाते हैं। वाहन डॉग ट्रैक में चलने लगता है या लेफ्ट राइट पुल करने लगता है, सीधे लाइन पे चल रहा है वाहन, स्टीयरिंग छोड़ा तो या तो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, कभी राइट की तरफ को जा रहा है, या कभी डॉग ट्रैक की तरफ जा रहा है, कुत्ते की तरफ जा रहा है। तो ये जो सस्पेंशन पार्ट्स में आगे लोअर आर्म या अपर आर्म दोनों के बुशेज, लोअर आर्म अगर बेंड है, बुश कट गए हैं, टॉर्जन बार की प्रॉब्लम है, लीफ की टेंशन, स्प्रिंग्स की टेंशन वीक हो गई है, कॉइल स्प्रिंग की टेंशन वीक हो गई है, शॉक एब्जॉर्बर लीक हो गया है, तो इस वजह से भी वाहन एक तरफ को झुक जाएगा और इस वजह से भी टायर वियर बढ़ जाएगा। फ्यूल इकोनॉमी में भी कमी है। ठीक है, स्टीयरिंग जियोमेट्री, पूरा का पूरा स्टीयरिंग सिस्टम है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे लिंकेजेस हैं। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग व्हील के साथ लगी हुई एक स्टीयरिंग, ये एक रॉड है, ये स्टीयरिंग रॉड में यहाँ स्प्लाइन है, नीचे स्प्लाइन है, ये वाले स्प्लाइन स्टीयरिंग व्हील के अंदर वाले स्प्लाइन के साथ मिल रहे हैं, फिर यहाँ पर एक बोल्ट के द्वारा, नट के द्वारा इसको टाइट कर दिया जा रहा है। लॉक वाशर लगाने के बाद, वाशर क्या होते हैं? लॉकिंग डिवाइसेस, वो जरूरी हो, लगाने के बाद ये फिट हो जाए। पर ये रॉड एक कॉलम के अंदर फिट होती है, एक और ट्यूबुलर कॉलम होती है जिसके अंदर ये रॉड फिट होती है और ये दो जगह पर सेंट्रलाइज होती है, ऊपर और एक नीचे। इसके बीच में दो स्टीयरिंग कॉलम बुश होते हैं
जो इस स्टीयरिंग रॉड को सेंट्रलाइज करते हैं और घूमने के लिए एक अक्ष प्रदान करते हैं। इन कॉलम बुशों के कट जाने के कारण स्टीयरिंग में साइड प्ले एंड एंड प्ले आ जाती है। समझ में आ रही बात? और स्टीयरिंग थरथराता है, वो अटकता भी है उसको, क्योंकि जो कॉलम बुश के बीच में बुश है, वो ब्राउन बुश, वो बियरिंग का काम कर रहा है, वो बियरिंग है, उसमें घिसावट हो गई बाहर से, उसमें सस्पेंशन को एब्जॉर्ब करने के लिए, मतलब जो भी रिबाउंड है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए उस बुश में रबर है, इलास्टोमर, वो रबर की बुश भी कट गई तो फिर ये स्टीयरिंग खट खट की भी आवाज करने लगता है और इसमें ऐसी प्ले भी आ जाती है और ऐसी प्ले भी आ जाती है। ठीक है, ये कहलाती है साइड प्ले। और स्टीयरिंग को पकड़कर जब हम ऊपर की तरफ को खींचते हैं और वो कट कट कर रहा है तो दैट इज एंड प्ले। एंड प्ले ड्यू टू फिर स्टीयरिंग गियर के नीचे सीम लगा के काम करना होता है, वो आगे बताएंगे। तो स्टीयरिंग में बहुत सारे पार्ट्स हैं। स्टीयरिंग व्हील है, उसके अंदर स्टीयरिंग रॉड है, वो स्टीयरिंग रॉड एक स्टीयरिंग कॉलम के अंदर फिट है, उसके अंदर 2 बुश भी बता दिए मैंने तुमको। तो जो नीचे वाली स्प्लाइन है, अब ड्राइवर किसी में देखा होगा जब बसें हैं, बस में इस तरह का स्टीयरिंग होता है, ड्राइवर ऐसे बैठा रहता है, कारों में ड्राइवर ऐसे बैठा रहता है, और जो पहिए हैं वो आगे हैं, कहीं तो ड्राइवर के नीचे हैं, कहीं ड्राइवर जहां पर बैठा है पहिए उससे आगे हैं। तो जो भी मोशन जा रहा है वो थोड़ा सा, जो भी टॉर्क दिया जा रहा है वो थोड़ा सा इंक्लाइंड है, वो सीधी रेखा में नहीं जा रहा है। वहां पर जो टॉर्क ट्रांसमिशन हो रहा है वो क्या कैसे हो रहा है, थोड़ा सा एंगल में हो रहा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज देयर। तो यहाँ पर क्या यूज होता है, जब ड्राइव को किसी एंगल पे ट्रांसमिट किया जाता है वहां पर कौन सा पार्ट यूज होता है? यूनिवर्सल जॉइंट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ एक यूनिवर्सल जॉइंट होता है। यूनिवर्सल जॉइंट का काम ही यही है कि पहिए में भी जो सड़क के उभार के कारण जो भी झटका इसमें आना है वो यूनिवर्सल जॉइंट में भी सहन करना है। समझ गए? अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। एक तो स्टीयरिंग कॉलम बुश और दूसरा पार्ट क्या आ गया इसमें, यूनिवर्सल जॉइंट। ये यूनिवर्सल जॉइंट एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन गाड़ी का व्हील बेस कितना है, कैसा उसमें स्टीयरिंग सिस्टम लगा हुआ। ठीक है, फिर जब वो स्टीयरिंग को एक सिरा चला गया यूनिवर्सल जॉइंट के एक हिस्से के साथ, तो एक दूसरा सिरा आया फिर इसका नीचे अंदर स्टीयरिंग गियर के साथ डायरेक्ट भी हो सकता है। स्टीयरिंग गियर के साथ जो वर्म लगा हुआ है, और फिर स्टीयरिंग गियर कई प्रकार के होते हैं, वर्म एंड व्हील, वर्म एंड सेक्टर, वर्म एंड नट, ठीक है, रैक एंड पिनियन। तो रैक एंड पिनियन अभी तुमने कुछ पिछले महीने खोल के उसकी ओवरऑलिंग करके लगा भी दिया है। अब रही हम वर्म एंड नट टाइप और वर्म एंड व्हील टाइप और स्टीयरिंग भी हमारे पास हैं, उनको भी सब खोल के तुम्हें दिखाएंगे। उसके बाद स्टीयरिंग गियर के साथ जो वर्म लगा है, वो वर्म जिस दूसरे व्हील को घुमा रहा है उसके साथ लगी रहती है एक सेक्टर शाफ्ट, फिर उस सेक्टर शाफ्ट से लगी हुई रहती है पिटमैन आर्म या ड्रॉप आर्म, फिर वो ड्रॉप आर्म जुड़ी रहती है पुल एंड पुश रॉड से या ड्रैग लिंक से। वो ड्रैग लिंक लगा रहता है स्टीयरिंग नक्कल से, वहां से फिर टाई रॉड या रिले रॉड के साथ, और वो फिर फर्दर स्टीयरिंग आर्म जो कि स्टब एक्सल के साथ लगी हुई है, वो टाई रॉड के साथ लगी है, ताकि जब हम स्टीयरिंग को घुमाएं तो मूवमेंट, हम स्टीयरिंग को दे रहे हैं रोटरी मोशन, वह रोटरी मोशन रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चेंज हो रहा है कहीं पर ही, फिर वह एंगुलर मोशन में चेंज हो रहा है। समझ में आ रही? इस तरह से यह स्टीयरिंग व्हील की रोटरी मोशन को पहिए की एंगुलर मोशन में कन्वर्ट कर दे रहा है स्टीयरिंग। तो यदि इन पार्ट्सों में कोई दिक्कत हो, कहीं बुशिंग कट गई है, बहुत जगह बॉल जॉइंट्स हैं, बॉल जॉइंट्स कट गए हैं, तो इस वजह से भी व्हील अलाइनमेंट खराब हो सकता है। ये सारे कौन, चाहे वो कैम्बर है, कास्टर है, किंगपिन इंक्लिनेशन है, SAI है, स्टीयरिंग एक्सिस एंगल एंड कंबाइंड एंगल्स, ये सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर इनको एडजस्ट करने की जरूरत है।
ठीक है, सो इट्स इनफ फॉर द डे। हैव ए ग्रेट डे। कल हम कैम्बर और कास्टर एंगल इनके बारे में आगे बात करेंगे, फिर हम सीधे टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट एंड टाइप्स ऑफ स्टीयरिंग गियर पे आएंगे। ठीक है, ओके, हैव ए ग्रेट डे।